हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में विक्रम नामक एक शेफ एक बड़े से रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करता, जिसे लोग चटखारे लेते हुए खाया करते। वो अपने स्टाफ के बाकी लोगों की भी मदद करता। उसका बॉस राजनाथ भी उसके काम से बहुत खुश होता। विक्रम, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। जो कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है वो बस तुम्हारे हाथों से बनाई गई डिशेस की तारीफ करता है। थैंक यू, एक अच्छे और वफादार शेफ होने के लिए। सर, यह रेस्टोरेंट हमारा परिवार है और हर ग्राहक एक मेहमान। तो फिर स्वाद और खाने में कोई आनाकानी कैसे आने दूं? मैं ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाते रहूंगा और रेस्टोरेंट को फायदा दिलाता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रेस्टोरेंट अच्छी तरह चल रहा होता है, लेकिन एक दिन राजनाथ का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसका लालची बेटा रेस्टोरेंट को एक बड़े आदमी को बेच देता है, जिसके चलते सभी स्टाफ मेंबर्स की नौकरी छूट जाती है और साथ ही विक्रम के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। कम से कम बताकर तो निकालना चाहिए था हमें नौकरी से। यूं बिना बताए आखिरी मिनट पर बताया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे कंधों पर तो मेरी बीवी देवयानी और छोटे बेटे मनु की भी जिम्मेदारी है। मुंबई जैसे शहर में बिना नौकरी का कैसे गुजारा होगा हमारा? विक्रम बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी बीवी देवयानी को बताता है। हे भगवान, मन्नू की फीस भरनी है, बनिए की दुकान का पिछले 2 महीनों का हिसाब चुकाना है, बिजली का बिल, आपकी दवाइयाँ, इतने सारे खर्चे हैं, सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो बहुत चिंता सता रही है मन्नू के पापा। चिंता मत करो देवयानी, मैं कल सुबह ही शहर में नौकरी ढूंढने जाता हूँ। कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। विक्रम अगली सुबह नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन सुबह से रात तक नौकरी की तलाश करने के बाद भी विक्रम को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो निराश होकर घर पर लौटता है और मंदिर से खाना लेकर आता है। ये लो देवयानी, घर पर कुछ खाने को नहीं था, इसलिए आते समय मंदिर से ये खाना लेते आया हूँ। क्या हुआ मन्नू के पापा? आपको नौकरी नहीं मिली? बोलिए ना। नहीं देवयानी, मैंने हर जगह ढूंढी, बहुत इंटरव्यूज दिए, उसके बाद भी नहीं मिली। अब कल और थोड़ी जगहों पर जाऊंगा, भगवान की कृपा रही तो नौकरी मिल ही जाएगी। हाँ पापा, आपको नौकरी मिलकर ही रहेगी, देखना आप। हाँ मन्नू बेटा। विक्रम लगातार 5 दिन तक यूं ही रोजाना सुबह से रात तक पूरे शहर में नौकरी ढूंढते रहता, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और थक हार कर वो गांव जाने का फैसला ले लेता है। गांव? लेकिन मन्नू का स्कूल? देवयानी, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कारण मनु को परेशानी हो, लेकिन अब हमारे हालात ही इतने बिगड़ चुके हैं तो उसमें मैं क्या करूं? गांव में भी एक अच्छा स्कूल है, मनु वहां पर पढ़ लेगा। मैंने ताई जी और ताऊ जी को बोल दिया है कि हम आ रहे हैं वहां। विक्रम जब 20 साल का था तभी उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो शहर आ गया और अकेले ही अपने दम पर सब कुछ किया। गांव में उसके ताऊजी हसमुख और ताई जी यामिनी रहते थे। हसमुख की बांस की खेती थी और गांव में उसका बांस का व्यापार था। जब हसमुख और यामिनी विक्रम के गांव आने की वजह जानते हैं, तभी वो दोनों भी चिंतित हो जाते हैं। अरे विक्रम बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम जाओ, जाकर बाजार में अपना ढाबा खोलो और पैसे कमाओ। हाँ विक्रम बेटा, तुम्हारे ताऊ जी एकदम सही कह रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम्हारे ढाबे के खाने को गांव वाले पक्का पसंद करेंगे, देखना। हसमुख विक्रम को कुछ पैसे देता है, तभी विक्रम उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है। नहीं ताऊ जी, मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। ताऊ जी, मैं खुद पहले गांव में नौकरी या पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन देखना चाहता हूं। क्या पता जो नौकरी शहर में नहीं मिली वो गांव में ही मिल जाए। लेकिन विक्रम बेटा। ताऊ जी, रहने दीजिए ना, वक्त आने पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ही पैसे लूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। चलिए, आज मैं कुछ बढ़िया सा पकाता हूं, फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। कल सुबह मनु का गांव के स्कूल में एडमिशन भी कराना है। विक्रम सबके लिए कढ़ाई पनीर बनाता है।
अरे वाह विक्रम बेटा, तुम्हारे हाथ का कढ़ाई पनीर तो बहुत ही कमाल का है। मजा ही आ गया खाकर। धन्यवाद ताई जी। अरे सच में कसूरी मेथी की खुशबू, ओहो, और उसका स्वाद। और साथ ही इतने यम्मी यम्मी पनीर के स्लाइसेस। आई लव पापा के हाथ के कढ़ाई पनीर। थैंक यू मेरा छोटू शेर। विक्रम अगले दिन मन्नू के गांव के स्कूल में एडमिशन कराता है और उसके बाद गांव में नौकरी ढूंढने जाता है। लेकिन अफसोस उस गांव में भी कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। वो सारी हिम्मत हार चुका था और सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। तभी देवयानी के दिमाग में एक सुझाव आता है। ताऊ जी, क्या आप हमें थोड़े बांस की वो लकड़ियां दे सकते हैं क्या? मेरे पास एक शानदार सुझाव है जिसके लिए कहीं नौकरी पर जाने की भी जरूरत नहीं है और बिना पैसे के ये तैयार भी हो जाएगा। तुम किसकी बात कर रही हो देवयानी? मन्नू के पापा, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक बांस का ढाबा खोलें। बांस का ढाबा? बांस का ढाबा? हाँ जी, अगर अब हम ऐसे ढाबे को बनाएंगे तो न जाने कितने पैसे लग जाएंगे। उससे अच्छा एक बांस का ढाबा बनाते हैं, बांस की लकड़ियों से बना हुआ, बहुत सुंदर लगेगा। सुझाव तो अच्छा है देवयानी, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन हो पाएगा? जी हाँ, अगर हम सब ने साथ मिलकर काम किया ना तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। विक्रम, देवयानी, हसमुख और यामिनी चारों मिलकर बांस के ढाबे को बनाने में लग जाते हैं। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम का बांस का ढाबा तैयार हो जाता है और वो देखने में काफी सुंदर भी लग रहा होता है। देवयानी, तुम्हारा सुझाव तो सच में बेहतरीन और शानदार निकला। हमारा बांस का ढाबा एकदम अनोखा, अलबेला और जबरदस्त लग रहा है। चलो विक्रम बेटा, ये नारियल फोड़कर ढाबे की आरती करो और चूल्हे पर तिलक करके माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करो और तब जाकर अपने काम की शुरुआत करना। ये लो, ये नजरबट्टू है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसे ढाबे के बाहर लगा दो। जी ताई जी, धन्यवाद। विक्रम नारियल फोड़कर और तिलक आरती करके ढाबे का काम शुरू करता है और नजरबट्टू को ढाबे के बाहर लगा देता है। थोड़ी ही देर में बांस का आकर्षण और स्वादिष्ट खाने की खुशबू गांव वाले को विक्रम के बांस के ढाबे की ओर खींच ही लाती है। अरे बोले तो एकदम धमाल कर दिया तुमने तो विक्रम बाबू। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ये बैंगन का भरता, और ये गाजर का हलवा, ओए होए होए होए, मस्त, एकदम मस्त। अरे मुझे तो ये फूली हुई पूरियां इतनी पसंद आई है कि मैं तो और 2 प्लेट छोले पूरी ठूसने वाला हूँ। यहाँ इस बांस के ढाबे में आकर खाना खाना, आहा, कितना सुकूनदायक लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है कि हम किसी नैसर्गिक इलाके में या किसी झरने के पास पिकनिक मना रहे हैं। जी भाई साहब, आपने सही कहा। विक्रम अपने बांस के ढाबे के जरिए ढेरों पैसे कमाने लगता है और वो अपने परिवार को अब अकेला ही संभालने लगता है और ताऊ जी और ताई जी को भी आराम देता है। इस तरह बांस के ढाबे के जरिए उसकी तरक्की होती है और उसका ढाबा कुछ ही दिनों में पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। और एक वक्त पर जो विक्रम रेस्टोरेंट में खुद काम करता था, आगे जाकर उसी विक्रम के शहर में रेस्टोरेंट होते हैं। सविता के 2 बेटे होते हैं जिनके नाम निहार और सागर होते हैं। निहार की शादी अंजलि से हुई होती है और सागर की शादी प्रीतिका से। सविता अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करती, जिससे उसके पति यानी सागर और निहार के पिता जगजीवन को बहुत गुस्सा आता। ये लो सागर बेटा, निहार बेटा, ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं। अब से मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी और दोनों बहुओं के नाम हो चुकी है। मुबारक हो। थैंक यू सो मच माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। हाँ माँ, आपको हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। चलो प्रीतिका, इसी खुशी में आज खीर बनाते हैं। हाँ अंजलि। अरे क्या बात है, दोनों बहुएं 1 कप चाय बनाने के लिए इतने नखरे करती हैं। आज प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या मिल गया, अचानक से सास पर इतना प्यार आ गया। जगजीवन जी, रहने दीजिए ना, खुशियों की महफिल में कड़वाहट क्यों। बाद में जगजीवन सविता को अकेले में कहता है। सविता, तुम जो अपने दोनों सपूतों को इतने लाड़ प्यार से दौलत शोहरत दे रही हो ना, देखना ये लोग मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। कैसी बातें कर रहे हो जी आप? वो दोनों हमारे बेटे हैं,
हमारी जायदाद पर उनका हक नहीं होगा तो और किसका होगा? और वैसे भी अब हमारे जीने की उम्र निकल गई और उनकी तो अभी शुरुआत हुई है। ये सारे बुरे ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और खबरदार, जो आइंदा से ये कहा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। लेकिन नियति वही खेल खेलती है जिसका जगजीवन को डर था। एक सुबह जगजीवन नींद से उठता ही नहीं है और जब तक डॉक्टर आते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जगजीवन इस दुनिया से जा चुका था। नहीं जगजीवन जी, आप मुझे और अपने बेटे बहुओं को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए ना जगजीवन जी, आपकी सविता के वास्ते तो उठ जाइए जगजीवन जी। सविता अब विधवा हो चुकी थी और जगजीवन की मौत के अगले ही दिन सागर, प्रीतिका और अंजलि निहार सविता के सामान को घर से बाहर फेंक देते हैं और उसे घर से भी निकाल देते हैं। सही कहा था जगजीवन जी ने, तुम चारों सिर्फ पैसों के लालची हो, तुम्हें मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें अपनी माँ की याद आएगी, क्योंकि जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। माँ, आप ना अपनी फालतू की बकवास अपने पास ही रखो। हम अब आपको संभालते बैठे या खुद को? हमें हमारे भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। आपकी तो उम्र निकल गई। और तो और, सागर और मेरा सपना था कि हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस खोलें और उसके लिए ढेरों पैसे लगेंगे। लेकिन हम इन्हें क्यों ये सारी सफाई दे रहे हैं? आप यहाँ से निकल जाइए। हाँ, हमने आपका कोई ठेका वेका नहीं ले रखा है। अंजलि और प्रीतिका सविता को धक्का मारते हैं और सविता घर के गेट पर जाकर गिरती है। मोहल्ले वाले ये सब होते हुए देख रहे थे। सविता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो रोते रोते इधर उधर भटकने लगती है। उस रात वो पार्क में रहती है और वहां की बेंच पर सोती है। लेकिन इतना बड़ा धक्का लगने के बाद उसे नींद नहीं आती, वो रोती ही रहती है। काश मैं जगजीवन जी की बात मान लेती। आज मैं बर्बाद हो गई। जिन बेटों और बहुओं को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, आज उन्होंने ही मेरे प्यार का मजाक बनाकर मुझे जीवन का सबसे बड़ा धोखा दे दिया। सविता रोते रोते सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तभी अपने सामान को गायब देखती है। वो अपने सामान को हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे उसका सामान कहीं नहीं मिलता। लगता है चोरों ने रात में मेरे सामान को चुरा लिया। उसमें जो पैसे थे वो भी चले गए। अब बिना पैसे के मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? कहाँ रहूंगी? सविता का हाल बहुत बुरा हो जाता है। वो सड़कों पर ही रहने लगती है और 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके पेट में अन्न का एक निवाला तक नहीं गया था। वो बीमार हो जाती है और एक दिन सड़क पर बेहोश हो जाती है। कमलनाथ नामक एक आदमी जब अपनी कार में सवार होकर उस सड़क से गुजर रहा होता है, तभी वो सविता को सड़क पर लम्बलेट पड़ी हुई देखता है और घबराकर तुरंत कार के बाहर निकलता है और वो सविता को अपने घर ले जाता है। सविता को जब होश आता है तब वो अपने आप को एक सुंदर से बड़े कमरे में पाती है। कमलनाथ और उसकी बीवी लतिका वहां मौजूद होते हैं। कमलनाथ सविता को सब कुछ बताता है कि कैसे वो सविता को बचाकर लाया है और तभी सविता लतिका और कमलनाथ को अपनी कहानी भी बताती है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, आप हमारे साथ रह सकते हो। हाँ सविता काकी, आप हमारी माँ की तरह ही हो। आप यहाँ रह सकती हो, ये आप ही का घर है। कमलनाथ बेटा, लतिका बिटिया, तुम दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत है, लेकिन मैं अब तुम दोनों को और परेशानी नहीं देना चाहती। इसीलिए तुम बस मेरी एक आखिरी मदद कर दो कमलनाथ बेटा। बताइए ना काकी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे कुछ काम दिलाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते पर ही जीना चाहती हूँ। सविता की ये बात सुनकर कमलनाथ और लतिका की आंखें भर आती हैं। सविता काकी, गांव में हमारी एक खेती है जहां पर हम सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन अब वहां बहुत ही कम सब्जियां उगाते हैं। वहां पर एक घर भी है,
आप उस घर में रहकर खेती में सब्जी उगाकर काम कर सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम दोनों का लाख लाख धन्यवाद बेटा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम्हें भरपूर धन संपत्ति दे। लेकिन काकी, आप हमसे वादा कीजिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप हमसे ज़रूर कहिएगा और मदद के लिए हिचकिचाइएगा नहीं। ठीक है बाबा, नहीं हिचकिचाऊंगी। खुश। सविता अब उस खेती में तरह तरह की सब्जियां उगाती है और उस घर में रहने लगती है। वो उस खेती में उगाई हुई सब्जियों को बाजार में जाकर बेचने लगती है। सविता अपनी लारी पर बोर्ड लगाती है, सविता सब्जी वाली। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां, स्वस्थ और मस्त सब्जी ले लो सब्जी। मुझे 2 किलो टमाटर और ये बैंगन दे दो, और मुझे ये शुष्क मेवे और मूली दे दो, और 1 किलो भिंडी भी। सच में सुगंध से ही प्रतीत हो रहा है कि कितनी ताजी सब्जियां हैं। जी धन्यवाद, ये लीजिए आपकी सब्जियां। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यहाँ से सब्जियां खरीदने के लिए। सविता की सब्जियां पूरे गांव में मशहूर हो जाती हैं और वो बड़े बड़े मार्केट में भी सब्जियां सप्लाई करने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाने लगती है और एक बड़े से घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निहार और सागर दोनों ने शुरू किया हुआ बिजनेस ठप हो जाता है और वो और उनकी बीवियां रास्ते पर आ जाती हैं। ये खबर सविता तक पहुंचती है और उसकी जान ऊपर से नीचे होने लगती है। वो करती भी क्या, आखिर वो एक माँ थी और माँ की ममता कभी नहीं मरती। वो उन्हें किसी और के जरिए पैसे भेजती है और सड़क पर रह रहे निहार और सागर को एक आदमी आकर पैसे दे जाता है। वो दोनों उस आदमी के पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक वो निकल जाता है। फिर सागर, इन पैसों की खुशबू तो इलायची की है। माँ जी भी पैसों की अलमारी में इलायची रखती थी। लगता है ये पैसे माँ ने ही भेजे हैं, हमें उनसे जाकर माफी मांगनी चाहिए। निहार, अंजलि और प्रीतिका सागर सविता के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। सविता उन्हें पूरे मन से माफ तो नहीं करती, लेकिन वो उन्हें अपना लेती है। कुछ दिनों बाद दोनों को अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और वो दोनों ईमानदारी से रहने लगते हैं और अपनी माँ का पूरा सम्मान करते हैं। रेलवे स्टेशन पर मुंबई की लोकल ट्रेन आकर रुक जाती है और तभी अनिरुद्ध तुरंत ट्रेन में घुस जाता है और चने बेचने लग जाता है। चने चने नमकीन मसालेदार तीखे चने, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। चने चने, बनाइए अपनी ट्रेन यात्रा को और भी मजेदार। चने ले लो चने। अरे ओ चने वाले, कितने का दिया? साहब 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। चल ठीक है, 5 रुपए के चने दे दे। फ्रेश है ना, वरना पता चला यात्रा के दौरान पेट में गड़बड़ हो गई। अरे नाना साहब, ये चने एकदम फ्रेश हैं, ये लीजिए। अरे भाई, मुझे भी 10 रुपए के दे दो। ये लो पैसे। मुंबई शहर में रहने वाला अनिरुद्ध लोकल ट्रेन में चने बेचकर पैसे कमाता और उन्हीं थोड़े बहुत पैसों से अपना जीवन यापन करता। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसकी धर्मपत्नी भावना के। अनिरुद्ध जी, क्या हुआ? आजकल आप शाम को घर लौटते हो तो आपका चेहरा बुझी हुई ट्यूबलाइट की तरह होता है। कोई बात है क्या? बताइए ना। भावना, वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से धंधा बहुत ही कम हो रहा है। उतनी कमाई नहीं हो पा रही है जितनी पहले हुआ करती थी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, इतनी चिंता मत कीजिए। काम में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। आप बस अपनी पूरी निष्ठा और लगन से चने बेचिए। अनिरुद्ध रोजाना मुंबई की लोकल ट्रेनों में चने बेचता और वो कड़ी मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता। कुछ दिनों बाद भावना गर्भवती हो जाती है, जिस खबर को सुनकर अनिरुद्ध देसी घी की मिठाई लाता है और भावना और अपना मुंह मीठा करता है। अरे मुबारक हो भावना, तुम माँ और मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ अनिरुद्ध जी, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आखिरकार अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। भावना, काश आज माँ और पापा जिंदा होते। वो दोनों इस खबर को सुनकर बहुत खुश होते। खैर, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। और तुम अब कुछ काम नहीं करोगी। सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम मैं ही करूंगा।
ठीक है, पता है कितना अच्छा खाना बनाते हो आप। एक ढंग की गोल रोटी तो बना नहीं पाते और बात करते हैं। अरे तुम मुझे चैलेंज मत दो। ये बाप अपने होने वाले बच्चे के लिए और ये पति अपनी गर्भवती पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। अनिरुद्ध और भावना की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। अगले दिन जब अनिरुद्ध चना बेचने रेलवे स्टेशन जाता है तभी अब मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे कंधे पर मेरे होने वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी है। मुझे उसे हर वो खुशी देनी है जो मुझे कभी नहीं मिली। भगवान जी मेरा साथ दीजिएगा, मेरे जीवन के इस नए अध्याय में मेरा साथ दीजिए भगवान। अनिरुद्ध जी तोड़ मेहनत करने की ठान लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक रेलवे विभाग के ऑफिसर आते हैं और वो अनिरुद्ध से कहते हैं, बस बहुत हुआ तेरा नाटक चने वाले। अब तू अपने ये चने अपने अपने घर जाकर बेच, रेलवे स्टेशन पर नहीं। साहब साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ट्रेनों में चने बेचता हूं क्योंकि गांव में कहीं भी ठेला या लारी लगाने के लिए सरपंच जी को पैसे देने पड़ते हैं। आधी कमाई तो वहां ही चली जाती है। इसलिए तू यहाँ ट्रेन में मुफ्त में चने बेचने आता है? अगर तू आज के बाद, इनफैक्ट अभी इस समय के बाद ट्रेन में चने बेचने गया तो तुझे मैं या कोई और नहीं, सीधा कानून देख लेगा। ट्रेन को बस मार्केट समझ रखा है। चल निकल यहां से, बेवकूफ कहीं का। लेकिन साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अनिरुद्ध को रेलवे विभाग ट्रेन में चने बेचने से मना कर देती है और अब उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब मैं क्या करूं? ट्रेन में चने नहीं बेच सकता और गांव में भी नहीं। अगर मेरी दुकान हो तो ही मैं चने बेच पाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिरुद्ध अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो हिम्मत जुटाकर सड़क पर चने बेचने जाता है। चने ले लो, चने, नमकीन मसालेदार चने, चने ले लो, चने। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चने खा लो, चने ले लो। अनिरुद्ध 1 घंटे तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है, लेकिन 1 घंटे में सिर्फ 2 ग्राहक ही आते हैं। आस पड़ोस के दुकान वाले सरपंच को फोन मिलाकर अनिरुद्ध के सड़क पर चने बेचने के बारे में बता देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर सरपंच के आदमी आकर अनिरुद्ध को बहुत पीटते हैं। मत मारो मुझे, अरे मत मारो। क्यों रे छचूंदर, तुझे पता नहीं क्या? गांव में सड़क पर सरपंच जी की अनुमति के बगैर और सरपंच जी के पैसे देने के बिना कोई भी सड़क पर कुछ नहीं बेच सकता। अब तो तुझे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आइंदा से तू सड़क पर चने बेचते हुए दिखा तो तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। समझ गया? लल्लू कहीं का, चल भाग यहां से। वो सरपंच के आदमी अनिरुद्ध को वहां से भगा देते हैं और तो और उस बेचारे के चने को भी कुचल कर फेंक देते हैं। अनिरुद्ध को बहुत चोटें आती हैं, जिन्हें देखकर भावना बहुत घबरा जाती है। अनिरुद्ध जी आपको ये क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? आप तो सड़क पर चने बेचने गए थे ना? तो फिर 1 मिनट, कहीं सरपंच के आदमियों ने तो आपको आपका ये हाल नहीं किया ना? हाँ भावना, सरपंच के आदमियों ने ही मेरा ये हाल किया है। चने का सारा माल भी फेंक दिया उन्होंने। मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि सड़क पर सरपंच जी को पैसे न देकर कुछ बेचा तो फिर यही अंजाम होगा, लेकिन मजबूरी के चलते मैंने ये जोखिम उठाया। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? देखिए कितनी गहरी चोटें आई हैं आपको। देखिए तो आप भी ना, सच में। भावना फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अनिरुद्ध की मरहम पट्टी करती है। अनिरुद्ध अब नया काम ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि घर पर रहकर वो भावना और अपने आने वाले बच्चे को नहीं संभाल पाता। नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो निराश होकर घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे हंसराज काका मिल जाते हैं, जो उसके स्वर्गवासी पापा के परम मित्र थे। अरे अनिरुद्ध बेटा, तू कैसा है? भावना बहू कैसी है? सब कुछ कुशल मंगल है ना? हंसराज काका को देखकर अनिरुद्ध रह नहीं पाता और उनके गले पड़कर रोने लगता है। अनिरुद्ध उन्हें ये सब कुछ बता देता है, जिसके बाद चुप बेटा, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक दुकान है जो अभी बंद हो गई है, उसे मैं तेरे नाम पर कर देता हूं। फिर तू वहां पर चने बेचना और पैसे कमाना। नहीं काका,
मुझे इतनी बड़ी मदद मत कीजिए। अरे मदद नहीं कर रहा पगले, तू जो भी पैसे हैं वो किश्तों में चुका देना, लेकिन तू इस सब के लिए मना मत कर। तेरे कंधों पर तेरी बीवी और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी है। धन्यवाद हंसराज काका, आपका बहुत बहुत आभार। अरे अनिरुद्ध, मेरे बच्चे, मैं तेरे पिता समान ही हूँ और तू मेरा बेटा है, इसलिए जब भी कोई मदद चाहिए हो मेरे पास आ जाना और हक से जो चाहिए वो मांगना। अनिरुद्ध अब उस दुकान पर चना और तरह तरह की डिशेस जैसे चना मसाला, चना चाट और चना सलाद बेचता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। 9 महीनों बाद भावना एक फूल सी प्यारी बच्ची को जन्म देती है और अनिरुद्ध खूब सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी और बीवी को संभालता और वो तीनों एक समृद्ध और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। आरोही एक बहुत ही मेहनती और गरीब चूड़ी वाली थी। वो रात भर लालटेन की रोशनी के साए में चूड़ियां बनाती और अगली सुबह उन्हें बाजार में बेचने जाती। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर है, मेरे हाथों में तो और भी खिल उठेंगी। अच्छा सुनो, ये वाला सेट 1 दर्जन दे दो। जी ठीक है, अभी दे देती हूँ। मुझे भी ये लाल और हरी चूड़ियां का सेट दे दो। मानना पड़ेगा जी, इतनी खूबसूरत डिजाइन वाली चूड़ियां तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती, लेकिन तुम बहुत अच्छी चूड़ियां बनाती हो। हर सुहागन का आशीर्वाद लगेगा तुम्हें, उसकी कलाई जो भरती हो तुम। धन्यवाद मैडम जी। आरोही खून पसीना एक करके कठोर परिश्रम करती। वो अपने पिता जनार्दन के साथ रहा करती। जनार्दन अपाहिज था। उसे एक आदमी ने अपनी कार से ठोकर मार दी थी, जिस कारण उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। जनार्दन की नौकरी छूट जाने के बाद आरोही ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बचपन में अपनी स्वर्गवासी माँ से सीखी हुई चूड़ी बनाने की कला का इस्तेमाल करके चूड़ियां बनाकर बेचने लगी। आरोही बिटिया, मुझे कभी कभी अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे कारण तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब तुम इतना कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रही हो। जिस उम्र में तुम्हें हंसना खेलना चाहिए, उस उम्र में तुम रात रात भर जागकर अपनी आंखें फोड़कर काम कर रही हो। पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पापा, आपको इस सब के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस जीवन को जीते हुए बहुत खुश हूँ और आपके साथ जो हुआ वो तो एक हादसा था। आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है ना, इसीलिए आइंदा से ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा। पढ़ाई लिखाई से बढ़कर मेरे लिए आप हो, आपकी सेहत है, आपका आशीर्वाद है पापा। आरोही मेरी बच्ची। आरोही रोज सुबह मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके बाजार की सड़क पर बैठकर चूड़ियां बेचती। एक दिन अचानक से मंदिर में वो एक लड़के से टकराती है और उन दोनों के गले में वरमाला गिर जाती है। आई एम रियली सॉरी, वो जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। उस लड़के का नाम माहिर होता है। माहिर को आरोही से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो उसे प्यार भरी निगाहों से देखते ही रह जाता है। ओह, माई सेल्फ माहिर, माहिर रायचंद। और आप? मेरा नाम आरोही है। आरोही जी, मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। आरोही अपने गले में फंसी हुई उस वरमाला को निकालकर वहां से चली जाती है। माहिर एक अमीर आदमी था जो गांव में अपनी हवेली में रहता था। आरोही से मिलने के बाद अब माहिर की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही खो चुका था। माहिर अगली सुबह मंदिर के बाहर आरोही की राह देखता है। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अब तक आरोही जी मंदिर में नहीं आई। क्या हुआ बेटा? कब से देख रहा हूं, तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हाँ पंडित जी, वो कल जिस लड़की के और मेरे गले में वो ऊपर टंगी वरमाला गिरी थी, वो लड़की, दरअसल मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण काम था। अच्छा, वो चूड़ी वाली, वो तो आज सुबह जल्द ही आकर चली गई। वो बाजार में चूड़ियां बेचती है ना। चूड़ी वाली? अच्छा अच्छा, ठीक है। माहिर फौरन बाजार जाता है। तभी वो वहां पर देखता है कि कुछ आदमी आरोही को सता रहे हैं। अरे चल निकल यहाँ से, तू यहाँ पर चूड़ियां नहीं बेच सकती, ये हमारा इलाका है। अरे निकलती है या तुझे सबक सिखाऊं?
हमें बहुत ही रोमांटिक तरीके से सबक सिखाने आते हैं। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे सता रहे हो? अरे अभी तो सताना शुरू भी नहीं किया है। वो दोनों आदमी आरोही को छेड़ने लगते हैं। तभी माहिर उन दोनों को खूब पीटता है। ये ले छेड़ेगा लड़की को? अबे बेशर्मो, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। मत मारो, लग रही है। माहिर उन दोनों को उठाकर मिर्ची पाउडर की लारी पर पटक देता है और मिर्ची उनकी आंखों पर लगने से दोनों दर्द से कराहने लगते हैं। माहिर तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस वहां आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। थैंक यू माहिर जी। थैंक यू मत कहिए आरोही जी। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे रे, उन दरिंदों की मार कुटाई में आपकी आधी चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको ये लॉस हुआ। मैं इसका कॉम्पनसेशन करता हूँ। ये लीजिए, ये आपके नुकसान की भरती। माहिर जी, आप मुझे ये पैसे मत दीजिए। आपने मेरी जान बचाई है, उसका मोल इन पैसों से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए। इतना कहकर आरोही अपना सामान समेट कर वहां से चली जाती है। माहिर और आरोही अब रोजाना एक दूसरे को मिलने लगते हैं। आरोही जी अपने आत्मसम्मान की खातिर मुझसे पैसे नहीं लेंगी, लेकिन अगर मैं उनकी चूड़ियां खरीदूं तो वो जरूर लेंगी। और इसलिए माहिर हफ्ते में 3 से 4 बार आरोही से ढेर सारी चूड़ियां खरीदता, जिनका भाव बहुत अधिक होता है। माहिर अब ऐसे हो या वैसे किसी न किसी तरह से आरोही की मदद करने लगता है और फिर एक दिन आखिरकार वो अपने दिल की बात आरोही से जाहिर कर ही देता है। आरोही जी, आई लव यू। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी और मेरी धर्मपत्नी बनना चाहोगी? हाँ माहिर जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू माहिर जी। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन जब आरोही जनार्दन को माहिर की तस्वीर दिखाती है, तब जनार्दन गुस्से से बौखलाने लगता है। दूर रखो इस तस्वीर को, दूर रखो। लेकिन पापा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? माहिर जी एक बहुत अच्छे और भले इंसान हैं। नहीं बेटा, तुम भ्रम में जी रही हो। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो यही था जिसने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी बाजार में, और मुझे बीच रास्ते में घायल करके फिर आया भी नहीं देखने। तेरा बाप आज अपाहिज है तो वो इस लड़के की वजह से। क्या? ये सच सुनकर आरोही चौंक जाती है। वो अब धर्म संकट में फंस जाती है, लेकिन जब वो ये बात माहिर को बताती है तब। आरोही, वो लड़का जिसके कारण जनार्दन अंकल का एक्सीडेंट हुआ, वो मैं नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई था। ये रही हमारी तस्वीर। क्या? लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा भी सकता हूं। उसने मुझे भी प्रॉपर्टी के लिए जान से मारने की कोशिश की थी, जिसकी सजा वो अब जेल की सलाखों के पीछे कैद रहकर काट रहा है। माहिर आरोही और जनार्दन को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका जुड़वा भाई को दिखाता है और इस तरह जनार्दन की तसल्ली हो जाती है और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। गरीब चूड़ी वाली आरोही की शादी एक अमीर लड़के माहिर से हो जाती है। आरोही जी, आपके इन हाथों ने बहुत कष्ट किए हैं ना। कांच की चूड़ियां बना बनाकर बहुत सख्त हो गए हैं, लेकिन अब नहीं। माहिर आरोही के हाथों में सोने के कंगन पहनाता है और ये देख आरोही की आंखें भर आती हैं। अब ये आरोही सिर्फ हाथ से रहेगी, मालिकों की तरह। थैंक यू माहिर जी, मेरी जिंदगी में आकर मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। माहिर आरोही और उसके पिता जनार्दन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और वो लोग खुशी से एक सुंदर और सुखमय जीवन बिताते हैं। ये देखिए माँ जी, मैंने राधा रानी के वस्त्र बनाए हैं अपने हाथों से। ये आप हमारे परिवार की तरफ से मंदिर में दे दीजिए। सुंदर है ना? अरे बेवकूफ लड़की, क्यों आप शगुन कर रही है और पाप को अपने सर ले रही है? भूल गई क्या कि तू एक मनहूस गरीब और बांझ औरत है, और जो औरत बांझ होती है वो सिर्फ पनौती का प्रतीक होती है। लेकिन माँ पापा, हर बात में गहना को बांझ और गरीब होने का ताने क्यों कसती रहती हो? तो फिर क्या तेरी गहना की आरती उतारूं, पाँव धोऊं
अरे बेशरम, जरा तो अपनी माँ की खुशियों का मान रख लिया होता तूने। इस गरीब बांझ दर्जी लड़की के प्यार में पड़ गया तू हैं और शादी कर ली इससे। ये कपड़े तो अच्छे सिल बुन लेती है, लेकिन घर गृहस्थी कभी नहीं टिका पाएगी। ये तुझे और हमें इस घर के वारिस को कभी नहीं दे पाएगी। लीला के इन तानों को सुनकर गहना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गहना एक गरीब घर की बेटी होती है जो सिलाई बुनाई करके अपने माता पिता का पेट पालती। शिवांश को गहना से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शिवांश अपने घर वालों से ये बात छुपाता है कि गहना बांझ है और वो कभी मां नहीं बन सकती। फिर शादी के 6 महीनों बाद सास लीला को गहना की चाची से ये बात पता चलती है और तब से लीला, ससुर नथुलाल और ननद स्वाति गहना से नफरत करने लगते हैं। गहना, ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट बुढ़िया के बाल कैंडी फ्लॉस लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम स्ट्रेस में होती हो तभी ये खाती हो, है ना? शिवांश जी, मैं बाज क्यों हूँ? मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी बुरी हूं ना मैं। माँ जी और पापा जी से उनके दादा दादी बनने का हक छीन रही हूँ। स्वाति दीदी से बुआ बनने का हक। भगवान जी ने मुझ में सुंदर कपड़ों को सिलने बुनने की कला तो दे दी, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं दिया शिवांश जी? क्यों? गहना रो मत। तुम बांझ हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम प्लीज इसके लिए अपने आप को दोष मत दो। तुम एक टैलेंटेड दर्जी और एक सर्वगुण संपन्न बहू हो। माँ पापा और स्वाति दीदी को यह बात समझ आए या ना आए, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए अपने इन कीमती आंसुओं को यूं जाया मत करो। शिवांश गहना को गले से लगाता है और उसे प्यार से बुढ़िया के बाल खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं और गहना खुश हो जाती है, लेकिन लीला की गहना के प्रति कड़वाहट कम नहीं होती। एक रोज जब गहना से नया कप का सेट टूट जाता है तभी लो, हो गया सुबह सुबह कलेश। अरे गहना, तुम्हें पता भी है ये कप का सेट कितना महंगा है? अरे इस जैसे गरीब को क्या पता होगा। बचपन से ही मिट्टी और कागज के कप में चाय पीते आ रहे हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन तो इसने कभी देखे भी नहीं होंगे। निहायती फटीचर गरीब। ये लड़की तो है ही अपशगुनी। एक तो बांझ है, ऊपर से गरीब। समाज में क्या क्या सुनना पड़ता है हमें इसके कारण। मेरे सारे दोस्त अपने नाती पोतों के साथ खेलते घूमते हैं और मैं तो बदनसीब ही हूँ। सही कहा नथु जी आपने। और हमारी बदनसीबी ये लड़की है, ये बांझ 2 कौड़ी की दर्जी। गहना की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लीला, नथुलाल और स्वाति से अपने बाज होने पर ताने सुनना अब गहना के लिए आम बात होने लगती है। एक दिन जब स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं तभी सुन रहे हो लड़की, स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तू सारा भोजन तैयार कर दे, अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना, लेकिन जब वो आएंगे तब तू घर में नहीं होनी चाहिए। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि हम नहीं चाहते कि तुझ अपशगुन का साया भी हमारी स्वाति के वैवाहिक जीवन पर पड़े, इसलिए तू स्वाति की शादी के मामलों से दूर ही रहेगी। ये क्या बेहूदगी है पापा? गहना के शादी के मामलों में इन्वॉल्व होने से स्वाति दीदी बांझ नहीं होंगी। कम ऑन पापा, ये सब रोकिए। अभी आप शिवांश, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे ये बांझ अपनी शादी की रस्मों में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। गहना पूरा दिन रसोई में खड़े रहकर अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और शाम में लड़के वाले आने के बाद वो घर से बाहर चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर बिलक बिलक कर रोती है। स्वाति की शादी अभिमन्यु से पक्की हो जाती है और उनके शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनमें गहना को आना मना था। गहना अपने सिलाई बुनाई के काम को करने लगती है और ऑर्डर्स लेने लगती है। तभी अरे ओ काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, भूल गई क्या है कि ये एक शादी ब्याह का घर है और तुझे रस्मों में आना मना है, लेकिन रस्मों के अलावा बाकी का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। चल उठ और फेंक इस सिलाई मशीन को और इन कपड़ों को भी। लेकिन माँ जी। अरे फेंकती है या नहीं? रुक जा, मैं ही इस मशीन का काम तमाम करती हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लीला गहना की सिलाई मशीन को उठाती है और बालकनी से मोहल्ले में फेंक देती है। सिलाई मशीन टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, मेरी सिलाई मशीन।
सिलाई मशीन टूटने के कारण गहना बहुत रोती है और रोते रोते ही सारा काम करती है, लेकिन स्वाति और लीला को गहना के आंसुओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। गहना अब सिलाई बुनाई अपने हाथ से करती। शिवांश को ये सब पता नहीं होता, क्योंकि शादी का घर होने के कारण वो भी शादी के कामों में व्यस्त होता है। स्वाति अपनी शादी के दिन के लिए एक सुंदर सा डिजाइनर लहंगा खरीदती है। ये देखो, सुंदर लहंगा है ना? कढ़ाई तो देखो इसकी। बहुत खूबसूरत है स्वाति जी। होने वाले नंदोई जी और उनके परिवार को भी बहुत पसंद आएगा। अब तू गरीब क्या जाने महंगे लहंगे की बात। मेरी स्वाति की शादी का लहंगा पूरे शहर में चमक उठेगा। सब लोग जल जल कर राख हो जाएंगे उस दिन। शादी का दिन आ जाता है, लेकिन उस दिन बत्ती चली जाती है और स्वाति अपने कमरे में मोमबत्ती जलाती है और उस मोमबत्ती को जाने अनजाने में धक्का लगने के कारण मोमबत्ती स्वाति के लहंगे पर गिर जाती है और स्वाति का लहंगा जलकर राख हो जाता है, जिससे स्वाति बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं माँ? क्या पहनूं मैं अपनी शादी में? मेरा इतना महंगा और सुंदर लहंगा तो जल गया। रो मत स्वाति बेटा, हम कुछ करते हैं। कुछ करने के लिए समय बचा ही कहाँ है। आधे घंटे में विवाह का मुहूर्त है, मैरिज हॉल पहुंचना है और यहाँ देखो क्या रायता फैल गया है। स्वाति दीदी, आप रोना बंद कीजिए। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। क्या सोल्यूशन ढूंढ लोगे तुम शिवांश? तुम्हारी बांझ बीवी ने तो मेरे लहंगे को नजर लगा दी ना। गहना को ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से अपनी एक साड़ी को लेकर मोहल्ले के पिंकू टेलर वाले के पास जाती है और आधे घंटे में उस साड़ी को एक सुंदर डिजाइनर लहंगे में सिल देती है और उसे जाकर स्वाति को देती है। उस लहंगे को देखकर स्वाति भावुक हो जाती है। गहना, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। तुमने इसे आधे घंटे में मेरे लिए बनाया। हम गलत थे कि तुम एक अपशगुन हो, लेकिन हर बार तुमने अपनी खुशियों को छोड़कर हमारी खुशियों के बारे में सोचा है। हमें माफ कर दो गहना बहू, आज तेरे इस काम से मैं दंग रह गई हूँ और आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि आखिर मैं अपनी गरीब बहू का हुनर और बाज बहू के प्यार को क्यों नहीं देख पाई, सिर्फ कमियां क्यों देखी। गहना उन्हें माफ कर देती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। स्वाति और अभिमन्यु की शादी धूमधाम से होती है और शादी में सभी स्वाति के लहंगे की खूब तारीफ करते हैं। आखिर लहंगा खूबसूरत होता भी क्यों नहीं, गरीब गहना ने उसे अपने अमीर दिल से जो बनाया था। आगे जाकर गहना और शिवांश एक नन्हे बेटे और बेटी को गोद ले लेते हैं और पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता है। ड्राइवर, 1 मिनट जरा गाड़ी रोको तो। ये इतनी भीड़ क्यों जमी हुई है यहाँ पर? माया गाड़ी से उतरकर कुछ कदम आगे जाती है और देखती है कि एक बंजारन आग और रस्सी पर चलने का करतब कर रही है। सभी उस खेल को देखकर उसका आनंद उठाते हैं। खेल के बाद माया उस बंजारन का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांककर उसे देखने लग जाती है। जय देखो माई बापू, थारी चबेली जीवन माँ कितने आगे बढ़ रही से। आज के खेल में मन ने 600 रुपये कमाए। घनी याद आ रही से थारे दोनों की, लेकिन का करूं, जे दुनिया में अकेला ही जिनो पड़ो है। चमेली एक गरीब बंजारन थी जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अकेली ही अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर करतब किया करती। माया ये सब देखती और सुनती है, जिसके बाद उसे एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस गरीब बंजारन को अपने देवर के साथ चिपका दूं। प्रतीक मेरी बात कभी नहीं टालता और मैं जिस पसंद की लड़की लाऊंगी वो उसी से शादी करेगा। अगर मेरी देवरानी इतनी गरीब और अनपढ़ होगी तो मैं अपनी सास को मुट्ठी में रखकर प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सकती हूँ। माया चमेली से मिलती है और उसे मनाकर अपने घर ले आती है। माया अपने देवर प्रतीक को भी चमेली से शादी करने के लिए मना लेती है। सुंदर चमेली को देख किसी को भी उसके और प्रतीक के रिश्ते के लिए कोई भी ऐतराज नहीं होता। चमेली की प्रतीक से शादी हो जाती है। ससुराल में अब सास जानकी, ससुर देवेंद्र, जेठ विराट, जेठानी माया और पति प्रतीक होते हैं। चमेली अपनी पहली रसोई में स्पेशल बंजारन स्टाइल का खाना बनाकर ही सबका दिल जीत लेती है। अरे वाह चमेली, तुम्हारे हाथों का बना ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। सच में मैंने पहली बार ऐसा खाना खाया है और ये मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू विराट भाई साहब। जे खाना हमारे यहाँ का स्पेशल बंजारन खाना है ना चटाकेदार।
अरे वाकई में। अच्छा जानकी, जाओ अलमारी में से वो सोने के खानदानी कंगन ले आओ और चमेली को शगुन के तौर पर दे दो। छोटे संदूक में रखे हैं। जानकी उस छोटे संदूक को लाती है और चमेली के दोनों हाथों में वो सोने के खानदानी कंगन पहनाती है। चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जानकी और देवेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। धन्यवाद माँ जी, पापा जी, थारे दोनों ने तो मारे माई बापू की कमी को पूरा कर दिया। आज मारे माई बापू अपनी छोरी को देख घणे खुश होंगे। चमेली, तुम बहुत अच्छी हो और अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें यूं आंसुओं को बहाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। खुश रहो, हम हैं ना। सभी चमेली के प्रति प्यार दिखाते हैं। ये सब देख माया का खून जलने लगता है और वो अपने आप से मन में कहती है, हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने इस गरीब बंजारन को इसलिए लाई थी ताकि ये मुझसे पीछे रहे और माँ जी का दिल हमेशा मैं ही जीतूं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो ये बंजारन आते ही सबको अपना जबरा फैन बना रही है। नहीं नहीं, आग पूरी तरह फैले उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ। चमेली धीरे धीरे सभी के दिलों को अपनी सादगी और सरलता से जीतने लगती है और ये सब माया के लिए खतरा बन जाता है। जिस माया ने चमेली को घर में लाया था, अब वही उससे बाहर निकालने की योजना बनाने लगती है। माया जानबूझकर जानकी के सारे गहने चुराकर चमेली की अलमारी में रख देती है ताकि चोरी का इल्जाम चमेली पर आए और वो घर से बाहर फेंक दे जाए। पता नहीं मेरे सारे गहने कहाँ चले गए। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है देवेंद्र जी। जानकी, शांत रहो, घर में ही रखी होंगी। तुम भूल गई होंगी कहीं पर रखकर। घबराओ मत, मिल जाएंगे। विराट, प्रतीक, चलो सब मिलकर पूरे घर में जानकी के गहनों की तलाशी करते हैं। जी पापा, जी पापा। जब पूरे घर की तलाशी ली जाती है तभी गहने चमेली की अलमारी में ही मिलते हैं और जानकी उसे बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बेशरम चोरनी, माया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गरीब बंजारन को हमारे घर में लाकर। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये मिट्टी के लोग मिट्टी के ही होते हैं। संगमरमर देखकर इनके हाथ खुजाने लगते हैं। चोर कहीं की, चल निकल मेरे घर से। लेकिन माँ जी, मारी बात तो सुनो। माँ जी, माँ जी, मैंने ना चुराए से थारे गहने, मारा भरोसा करो माँ जी। जानकी चमेली को बुरी तरह धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है और ये सब देख माया बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ बला टल गई, वरना अगर मैं उस बंजारन को और थोड़े दिन यहाँ रखती ना तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेती और फिर मेरा कुछ नहीं रहता इस घर में। गरीब बंजारन माया अपने सामान को लेकर इधर से उधर दर दर भटकने लगती है। वो जब अपने घर के पास जाती है तभी देखती है कि उसके घर को तोड़ दिया गया है और वहाँ पर एक नई इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। इब मैं क्या करूं, मारे पास तो कोई रहने को ठिकानो ना रह गया है। चमेली बहुत घूमती है और उस रात वो फुटपाथ पर ही अलाव जलाकर सोती है। अगली सुबह जब वो उठती है तभी वो देखती है कि उसके सामान को कचरे में फेंक दिया गया है। अरे नहीं, जे किसने किया? अरे मारा सामान, इब मैं क्या करूंगी? अरे नहीं। चमेली सर पकड़कर रोने लगती है। वो अब फिर से अपने करतब करके पैसे कमाने लगती है। वो एक झोपड़ी में रहने लगती है और चूल्हे पर खाना पकाकर खाती है। माँ जी को मारे हाथ का बंजारन खाना कितना पसंद आया था। मैं तो बेगुनाह थी, फिर भी सबने मारे पर चोरी का इल्जाम लगाया और मारे को घर से बेघर कर दिया। मारे को सबकी घनी याद आवे है, खास करके प्रतीक जी की। पता नहीं उन्हें मारी याद आ रही होगी कि ना ही आवेगी। वाह, थोड़ी मारे से प्रेम करे है, जे प्रेम तो सिर्फ मारा है, मारी तरफ से है। हे ऊपर वाले, मारी खुशी आई क्यों छीन लेवे है तू? मारे को खुश देखा ना जाता के थारे से? जे यूं तिल तिल करके जीना भी कोई जीना से क्या? अगले दिन जब प्रतीक माया के कमरे से गुजर रहा होता है तभी वो माया को अपनी सहेली से बात करते हुए सुनता है और वो कुछ ऐसा सुन लेता है जिससे माया की सच्चाई प्रतीक के सामने आ जाती है। यार श्रेया, तुझे क्या ही बताऊं, पहले उसे मैंने ही इस घर में लाया और बड़ी मुश्किल से वो माँ जी के गहने उसकी अलमारी में रखे
और उस सारे ड्रामा के बाद मेरे कारण ही वो 2 कौड़ी की बंजारन यहाँ से निकल गई, वरना अगर वो और थोड़े दिन यहाँ रुकती ना तो सबको अपनी ओर करके मेरा जीना दुश्वार कर देती। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने देवर को कोई भी अनपढ़ लड़की चिपका देती हूँ ताकि प्रॉपर्टी वगैरह और बाकी का मामला सारा सेट हो। जैसे ही माया पीछे मुड़ती है उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पर प्रतीक खड़ा होता है जो गुस्सैल आंखों से माया को देख रहा होता है और उसने सारी बातें उसके फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली होती हैं। प्रतीक, वो मैं तो अब आप कोई ड्रामा नहीं कर सकती हो भाभी, क्योंकि अब आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आपका सच मेरे सामने आ चुका है। प्रतीक सभी घर वालों को माया की रिकॉर्डिंग सुनाता है और सभी माया को खूब सुनाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई उस बेचारी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अरे जरा तो लिहाज कर लिया होता रिश्तों का, मर्यादा का। हाँ, अब मुझे माफ़ कर दो आप सब, मैं अपनी गलती को स्वीकारती हूँ और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। माया सभी से एक आखिरी मौके की विनती करती है जिसे सभी स्वीकारते हैं और माया चमेली को दिन भर ढूंढकर एक सड़क पर करतब करते देखती है और फिर उससे माफ़ी मांगती है और उसे पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है। गरीब बंजारन के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।